मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में इस बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं की इस बच्चों परिसर अध्ययन भाग 2 की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों कक्षा 5वीं की बात कर रहे हैं और बच्चों कक्षा 5वीं में इस परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की हम बात करेंगे। और बच्चों EVS पार्ट 2 में आज का पाठ है चौथा पाठ यानी 4th लेसन और बच्चों पाठ का नाम है विकासवाद। इस बच्चों द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। इस बच्चों तो आज का चौथा पाठ विकासवाद भाग 1। इस बच्चों इस पाठ को यानी विकासवाद पाठ को बच्चों हम 2 भागों में देखने वाले हैं और आज हम बच्चों पढ़ेंगे पहला भाग यानी विकासवाद पार्ट 1 यानी भाग 1 हम देखने वाले हैं। द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। और बच्चों थोड़ा सा आपको हम याद दिलाएं, इस भाग में बच्चों चार्ल्स डार्विन महोदय का जो विकासवाद का सिद्धांत है बच्चों उसे हम विस्तार से देखने वाले हैं। इस बच्चों तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ही रोचक पाठ होने वाला है विकासवाद का यानी द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को। तो बच्चों इस पाठ को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और बच्चों हम आपको याद दिलाएं कि यह पाठ 2 भागों में होने वाला है। पार्ट 1 आज हम सीखने वाले हैं और पार्ट 2 बच्चों इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं। यस बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। बच्चों विकास की अवधारणा की बात करें, अगर विकास की अवधारणा की बात करें यानी द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक की अगर बात करें बच्चों, तो बच्चों इसके पहले आपने अध्ययन किया पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई। पृथ्वी धीरे धीरे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पे धीरे धीरे बच्चों पृथ्वी ठंडा होकर के और धीरे धीरे इस रूप को प्राप्त हुई जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी एक्सिस पर घूमते हुए, जो कि अगर हम घूर्णन गति की बात करें यानी एक दिन में 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है तथा सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगते हैं। राइट बच्चों, इसके साथ ही पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में बच्चों पिछली बार हमने पढ़ा हुआ है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम विकास की अवधारणा की बात कर रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। विकास शब्द का सामान्य अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। तो बच्चों जब हम चेंजेस की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं तो विकास धीरे धीरे होता है। यस, अगर हम मानव विकास के संदर्भ की बात देखते हैं बच्चों, मनुष्य जहां अगर प्राचीन काल के जो प्रमाण मिले हैं मानव के संदर्भ में बच्चों की किस तरह से मनुष्य ने धीरे धीरे, चाहे हम स्टोन एज के पहले की बात करें ये तो बच्चों किस तरह से मनुष्य ने धीरे धीरे प्रकृति के सानिध्य में रहकर तमाम चीजों को सीखना शुरू किया। जहां उसने आग को समझा, आग का उपयोग किस तरह से करना है वो सीखा। इसके बाद धीरे धीरे पत्थरों का उपयोग, इसके बाद धीरे धीरे बच्चों खेती करने लगा और मनुष्य धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ता रहा। और आज के संदर्भ की बात करें तो बच्चों विकास, इस मानव विकास का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों विकास की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन की बात करने वाले हैं विस्तार से। राइट, तो यहाँ पर एक विश्व का मानचित्र आप देख पा रहे हैं बच्चों। पूरे अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए इस बच्चों तो विकास पूरे विश्व यानी धरती पर बच्चों इस प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक जगह जो है विकास
होता रहा, यानी मानव चाहे जहां भी रहा, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में भी रहा, राइट, वहां पर प्रकृति के यानी जो नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर में रहकर उसने जो कुछ सीखा और धीरे धीरे वो विकास की कड़ी आगे बढ़ती चली गई। और आज के संदर्भ की बात करें तो आज 2020 की हम बात कर रहे हैं, यानी यहां तक हम समझ सकते हैं। तो विकास की अवधारणा यानी द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, और सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण अगर हम समझें, तो यहाँ पर बच्चों समझने की बात है कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय और अस्तित्व को बनाए रखने में शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन हुए। तो बच्चों समय के साथ जो है किस तरह से पर्यावरण में जो होने वाले परिवर्तन थे उनका समन्वय अर्थात एडजस्टमेंट जरूरी था, और अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन भी जिस करना पड़ा होते गए। तो बच्चों ये जो परिवर्तन था वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। तो कुछ प्राणी वर्ग ऐसे थे जिन लोगों ने समय के साथ अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें जो आंतरिक परिवर्तन करने में सक्षम हो पाए, वे अगर प्रकृति की बात करें, प्रकृति के जो परिवर्तन थे उन परिवर्तनों को झेल पाए। और बच्चों प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन थे उन परिवर्तनों को कुछ प्राणी वर्ग यानी कुछ प्राणी नहीं झेल पाए, जिसके कारण जो है वो लुप्त भी हो गए। आगे हम इसके बारे में विस्तार से समझने वाले हैं कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ किस तरह से समन्वय और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरह से शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन इस प्राणियों ने किए। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चार्ल्स डार्विन महोदय को, जिनका विकासवाद का सिद्धांत बहुत चर्चित और बहुत प्रचलित है। तो बच्चों स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं चार्ल्स डार्विन। बच्चों ये इंग्लैंड निवासी, और बच्चों इनकी जो 2 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जिनका नाम था, एक का ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और द डिसेंट ऑफ मैन। इस बच्चों जिन्होंने विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में इस पुस्तक को लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, और दूसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन यानी मानव के अवतरण के संदर्भ में इनकी जो दूसरी पुस्तक थी बहुत ही चर्चित हुई थी। तो जब विकासवाद के सिद्धांत की बात होती है बच्चों, तो चार्ल्स डार्विन महोदय का नाम लिया जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताने का प्रयास किया कि जो परिवर्तनों की हम बात करें, यहाँ पर परिवर्तनों को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो हम चार्ल्स डार्विन महोदय की बात कर रहे हैं। बच्चों कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करते गए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, यानी आगे चल करके ये परिवर्तन है उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करते हैं, और इस प्रकार से बच्चों आगे चल करके जो मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। तो आपने सुना बच्चों कि जो हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि प्राणी वर्ग की जो आने वाली पीढ़ियों में कुछ आंशिक रूप के परिवर्तन जो हुए, और उस प्राणी वर्ग से कुछ भिन्न विशेषताओं वाली एक उस नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों, कई बार ऐसा हुआ कि मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पत्ति होती हैं। यह भी बताने का प्रयास किया। विकास की यह जो पहली अवधारणा है स्पष्ट रूप से जो प्रस्तुत करता थे, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, जिसकी हमने शुरू में ही चर्चा की बच्चों। तो विकासवाद के सिद्धांत को इस स्पष्टता के साथ पहली बार प्रस्तुत करने वाले चार्ल्स डार्विन महोदय जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न हुई, ऐसा इनका मानना है। राइट। तो विकास की जिस अवधारणा की बात कर रहे हैं बच्चों, इस अवधारणा को स्पष्टता के साथ चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संकल्पना को प्रस्तुत की, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आइए बच्चों इस क्रम में हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित रहती है। इसमें यह भी बताया गया कि जो नई प्रजाति जो मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित यानी समय के साथ जो विकास हुआ,
उस विकास को नई प्रजाति में देखा गया, यानी जो परिवर्तन था प्रकृति, यानी जो जो प्रकृति के सानिध्य में मानव रहकर जो जो सीखता गया, पलता गया, बढ़ता गया आगे, तो नई प्रजातियां जब आई तो नई प्रजातियां बच्चों मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित रहती हैं, ये भी देखा गया। इस प्रक्रिया में कई बार यह भी देखा गया कि मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट भी हुई, यानी जो मूल प्राणी की प्रजाति वो नष्ट हो गई, अब जो है कि नई प्रजाति आ गई। फिर इसी क्रम में अगर आनुवंशिक रूप में देखें कि वो बढ़ता गया, वो क्रम बढ़ता गया, वो क्रम जो है वो आगे बढ़ता गया। तो जो देखा गया कि जब हम आगे देखेंगे इसी संदर्भ में विकास की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय रखने में सक्षम होती हैं उनका अस्तित्व बना रहता है। यस, यानी समायोजन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने समायोजन किया, एडजस्टमेंट किया प्रकृति के साथ कि पर्यावरण अगर बदलता जा रहा है तो जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय रखने में सक्षम हुई उनका अस्तित्व बना रहा। और बच्चों, आगे चल करके जो प्रजातियां ऐसा नहीं कर पाई वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से यह देखा गया कि जो प्रजातियां समन्वय नहीं कर पाई वे विकासवाद की, अगर आगे की बात करें, यानी विकासवाद की जो प्रक्रिया की बात करें, उस प्रक्रिया में वे आगे नहीं चल पाई और वे नष्ट हो गई। बच्चों, उदाहरण के रूप में स्क्रीन पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट बच्चों, अगर हम जिराफ की बात करें, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट, तो जिराफ की जो गर्दन आप देख पा रहे हैं वो गर्दन इतनी लंबी नहीं थी जितनी लंबी आप देख पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, ये धीरे धीरे जिराफ की जो गर्दन थी, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का, वो सामान्यतः जैसे सामान्य पशु होते हैं ऐसे ही थी। लेकिन बच्चों, समय की आवश्यकता के साथ पर्यावरण में जब उसने देखा कि जो वृक्ष थे, यानी वृक्षों के टहनियों तक, जो वृक्षों की टहनियां खा करके ये जिराफ ये अपना पेट पालता है, भरण पोषण करता है, देखा कि जब धीरे धीरे वृक्षों की जो टहनियां है, जो पत्ते हैं, उसको नीचे नहीं मिल पा रहे थे, उसे ऊंचाई तक बार बार ये प्रयास करना पड़ता था। और बच्चों, समय के साथ धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई, यस, और इसीलिए वह ऊंचे वृक्ष तक पहुंच पाता था और जो अपना भोजन कहें, यानी टहनियों को, पत्तियों की बात करें वृक्षों की, वो खा पाता था। तो विकासवाद की प्रक्रिया में ऐसा देखा गया, ऐसा माना गया कि जो जिराफ की करें, जिराफ की गर्दन धीरे 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 वो ऊंची यानी लंबी होती गई, राइट। तो कहने का मतलब कि बदलते पर्यावरण में जिराफ ने अपने आप को एडजस्टमेंट किया, समायोजन किया, और यही कारण है कि जिराफ जो है उसका अस्तित्व बना रहा। लेकिन बच्चों, तमाम ऐसी प्रजातियां जो कि समन्वय नहीं कर पाई प्रकृति के साथ, वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो गई। ये तो हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आगे जानने का प्रयास करें कि इस प्रकार की तमाम प्रजातियों की अगर हम बात करें तो ये जो है विकासवाद की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने समन्वय नहीं किया। तो चलिए ध्यान रखिए बच्चों, हम कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, विकास की अवधारणा की बात कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझना है, एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करते हुए आगे चलें कि जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण, यानी पर्यावरण में तेजी से बदलाव हो रहा था, और बच्चों उन पर्यावरण के साथ समन्वय करना जरूरी था, यानी अगर समन्वय अर्थात एडजस्टमेंट, तो प्रकृति के साथ जो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा था, प्रकृति में जो बदलाव हो रहा था, उसमें अगर जो प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं, उन प्रजातियों ने, उन प्राणियों की प्रजातियों ने जो समन्वय किया और वे समन्वय करने में सक्षम हो पाए, तभी उनका अस्तित्व जो है बना रहा। और अगर ऐसा जो प्रजातियां नहीं कर पाई, प्रकृति के साथ नहीं चल पाई, यानी बदलते प्रकृति के स्वरूप के साथ नहीं चल पाई, और बच्चों वे विकासवाद की प्रक्रिया में पीछे छूट गई और नष्ट हो गई। इस तरह की तमाम प्रजातियां जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आगे हम इसी संदर्भ में बात करेंगे
ऐसा माना जाता है बच्चों कि पृथ्वी पर डायनासोर इसी क्रम में जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कभी ये जुरासिक पीरियड में, कभी जो डायनासोर आप देख पा रहे हैं विशालकाय डायनासोर धरती पर थे, ऐसा माना जाता है। इस बच्चों जो इनके अगर हम कहें कि जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट बच्चों, तो इस तरह के जो डायनासोर की बात करें, तमाम प्रजाति यानी डायनासोर की तमाम प्रजातियां वो महाकाय, या महाकाय का मतलब बड़ी, तमाम बड़े ऊंचे ऊंचे जो डायनासोर थे वो पृथ्वी पर थे। इसके प्रमाण जो है वो पाए गए हैं। और बच्चों ये प्रजातियां, ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर तेजी से परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन में ये अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, और यही कारण है कि ये जो कुछ प्रजातियों की हम बात करें डायनासोर की, वे धीरे धीरे विलुप्त हो गई, गायब हो गई, नष्ट हो गई, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की तमाम प्रजातियां जो है वो नष्ट हो गई। आइए बच्चों, इस क्रम में हम कुछ डायनासोर की प्रजातियों की बात करें तो स्क्रीन पर हम आपको कुछ डायनासोर की प्रजातियां दिखाते हैं, राइट। तो चलिए कुछ डायनासोर की तमाम जो प्रजातियों की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की तमाम डायनासोर की प्रजातियां थी जो कि धीरे धीरे बदलते पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाई और धीरे धीरे बच्चों ये विलुप्त हो गई, गायब हो गई। देखिए इस तरह से तमाम जो महाकाय डायनासोर की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डायनासोर की विविध प्रजातियों में इस प्रकार की भी प्रजाति, यस, लेकिन धीरे धीरे ये प्रजातियां डायनासोर की धीरे धीरे लुप्त हो गई। कुछ और प्रजातियों की बात करते हैं बच्चों, डायनासोर की विविध प्रजातियों की बात करते हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं कि तमाम प्रजातियां थी डायनासोर की जो कि एकदम विशालकाय, बहुत बड़े बड़े डायनासोर थे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस, लेकिन बच्चों धीरे धीरे ये प्रजातियां जो कि समन्वय नहीं कर पाई और पर्यावरण में समन्वय न करने के कारण ये विलुप्त हो गई, अर्थात गायब हो गई। चलिए, जब हम डायनासोर की विविध प्रजातियों की बात कर रहे हैं तो तमाम प्रजातियों को, डायनासोर की जो विविध प्रकार की प्रजातियां हैं वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों जो डायनासोर की विविध प्रजातियां थी वह धीरे धीरे वो किस तरह से पर्यावरण के साथ समन्वय न करने के कारण गायब हो गई, विलुप्त हो गई। डायनासोर की विविध प्रजातियों की बात करें तो यहां भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डायनासोर की विविध प्रजातियों में से एक जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। इस तरह की तमाम प्रजातियां डायनासोर की थी जो कि धीरे धीरे गायब हो गई। इतना ही नहीं बच्चों, अगर हम बात करें, ऐसा माना जाता है कि इस जो अचानक प्राकृतिक आपदा या पर्यावरण में आया हुआ जो आकस्मिक परिवर्तन था, और बच्चों ये परिवर्तन डायनासोर झेल नहीं पाए, यानी ये अपने आप को समन्वय नहीं कर पाए और यही कारण था कि डायनासोर जो है गायब हो गए। कुछ उड़ने वाले जो पंखयुक्त डायनासोर की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि दो पांव पर चलने वाले, वो तो आपने देखा ही डायनासोर, लेकिन कुछ पंखयुक्त डायनासोर की जो प्रजातियां विकसित हुई थी, इस बच्चों उनसे कुछ पक्षी भी उत्पन्न हुए। और बच्चों डायनासोर के जो कंकाल की बात करें, वे कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, राइट। तो उनके आधार पर ही जो है ये जो बातें कही जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायनासोर की अगर विविध प्रजातियों की बात करें तो उड़ने वाले डायनासोर भी थे, ऐसा माना जाता है। तो डायनासोर की विविध प्रजातियों में एक ये भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और जो दो पांव पर चलने वाले पंखयुक्त डायनासोर थे, ये उनकी जो कुछ प्रजातियां थी उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। तो डायनासोर की विविध प्रजातियों की अगर हम बात करें बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम प्राणियों के विकास के चरण की बात करें, जो कि द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, तो बच्चों इसको हम आगे विस्तार से तो पार्ट 2 में यानी अगले बार हम देखने वाले हैं
लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्राणियों के विकास के चरण पढ़ने वाले हैं, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, जो कि पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। तो बच्चों हम समझेंगे वहाँ की सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोषीय आदि जीव से हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत, इसके पहले सजीवों की उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि सजीव जगत के निर्माण का जो प्रारंभ एक कोषीय सजीव, यस, जो कि आदि जीव से हुआ, ये भी हमने पढ़ा था, सीखा था। तो आदि जीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। बच्चों ये सजीवों की उत्पत्ति में जब हमने पाठ सीखा था तो इसे हमने पढ़ा था। इसी को लेकर के और विस्तृत रूप से हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बच्चों आइए उसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अब हम अभ्यास कर लेंगे। पार्ट 1 में यहीं तक हम अभ्यास करेंगे, चलिए जहाँ तक हमने अध्ययन किया हुआ है। तो आपके सामने कथन पर एक स्क्रीन पर एक कथन आएगा, जिसे आपको देखना है, पहचानना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखो। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर एक कथन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक अधिक विकसित, यानी एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती है। तो कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक, राइट, कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों आपको याद आया होगा ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों एक कथन और देख लेते हैं। तो सत्य या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। बच्चों विकास की अवधारणा स्पष्टता से पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। तो बच्चों आपको याद आया होगा कि अभी हम जब ये पाठ का अध्ययन कर रहे थे, यानी विकासवाद की हम बात कर रहे थे, तो हमने कई बार चार्ल्स डार्विन महोदय का नाम हमने लिया। बच्चों आपको याद होगा विकास की अवधारणा स्पष्टता से पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। तो ये कथन सत्य है या असत्य? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपने उत्तर से आप टैली कर लीजिए। तो देखिए आप सही हैं, यस, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, चलिए आइए और बढ़ लेते हैं, कथन और देख लेते हैं। सत्य या असत्य ये बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने का कारण हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा, यस, अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन, और यही कारण रहा कि डायनासोर की महाकाय, इतने बड़े बड़े जो डायनासोर थे वे नष्ट हो गए। यस, उनके नष्ट होने का कारण हो सकता है। यस बच्चों, तो याद कीजिए कि इसकी चर्चा हमने की थी। तो आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने का कारण हो सकता है। यस, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन सत्य है या असत्य? यस, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। बच्चों अंत में एक कथन और बच्चों, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो बच्चों कथन इस तरह से है कि ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि दो पांवों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। तो यस बच्चों, आज आपने विस्तार से पढ़ा बच्चों इसके बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इस भाग को अच्छी तरह से समझ लिया है। यहां पर क्या कथन में कहा जा रहा है? ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि दो पांवों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर, जिस बच्चों आपने इसके बारे में पाठ में विस्तार से देखा। बच्चों हम बात कर रहे हैं दो पांवों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की बात कर रहे हैं। इसकी कुछ प्रजातियों की बात कर रहे हैं। डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। जिस बच्चों इसकी चर्चा हुई है, हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है।
तो बच्चों पहचानिए कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य। तो बच्चों कथन ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि दो पांवों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। बच्चों डायनासोर को आपने देखा, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं माना जा सकता, यानी कि दो पांव पर चलने वाले तथा पंखयुक्त जो डायनासोर की कुछ प्रजातियों की बात कर रहे हैं वे विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं माना जा सकता, इस कथन में कहा जा रहा है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कर लीजिए। ये बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों अभी आपने सूचना में देखा कि अगर यदि कथन असत्य हो, यानी बच्चों अगर ये कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों सत्य करके किस तरह से लिखेंगे? यस बच्चों आपको याद आ रहा होगा। तो सत्य करके बच्चों इस तरह से लिखना है। तो सत्य कथन इस तरह से करके लिखना है कि ऐसा माना जाता है कि दो पांव पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। यस बच्चों आपको याद आ रहा होगा, यहां पर क्या लिखा था? ऐसा माना ही नहीं जा सकता, यानी ये बात संभावना से बिल्कुल परे कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बच्चों आपने पढ़ा भी है, तो इस कथन को सत्य करके लिखना है। यानी इस तरह से आप लिखेंगे जो आपने पढ़ा है कि ऐसा माना जाता है कि दो पांव पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे जिस बच्चों कुछ पक्षी उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं इस कथन को, जो कि असत्य कथन था, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि दो पांव पर चलने वाले तथा पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। तो बच्चों ये कथन असत्य था। आपको इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है तो उसे सत्य करके लिख देना है कि ऐसा माना जाता है कि दो पांव पर चलने वाले तथा पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। यानी इस तरह से बच्चों असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों भाग 1 आपने अच्छी तरह से सीख लिया है। फिर से हम आपको रिवाइज करें बच्चों, इस पूरे पाठ को बच्चों समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए बच्चों आपको दूसरा भाग, जो कि बच्चों जल्दी ही आपके सामने आएगा और इसी चैनल पर बच्चों आप अच्छी तरह से दूसरे भाग को पढ़ लेंगे, तो फिर इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके बच्चों, तो खूब ध्यान से पढ़ना है और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।